स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी। मैं आपके लिए ओम गुरुकुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लास लेकर के आया हूं इंग्लिश ग्रामर की। आज जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आप देख सकते हैं, हम कंजंक्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। हमें इस बात से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। देखिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो पहला कंजंक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एज सून एज। इसके बारे में पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस कंजंक्शन को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, हम इसको पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं और चाहे तो हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। हर कंजंक्शन के साथ कुछ टेंस की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हम धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। फिलहाल ये कंजंक्शन जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में काम करता है। कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें लगाना है एज सून एज, फिर फर्स्ट सेंटेंस और फिर हम लिखेंगे सेकेंड सेंटेंस। बीच में कोई भी कनेक्टिंग वर्ड देन व्हेन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। टेंस अरेंजमेंट देख लें इसमें क्या होता है। तो एज सून एज के साथ जो पहला टेंस है, जो पहला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है और जो दूसरा होता है वो प्रेजेंट का हो सकता है। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, या वो फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो सकता है। आपको खास तौर पे याद रखना है कि एज सून एज से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होगा। दूसरा है कि एज सून एज के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, तो अगला भी पास्ट इंडेफिनिट का होगा। देखिए इसके बारे में, जो पहली एरर है वो क्या आती है, वो ये फ्यूचर की आती है। जैसे एज सून एज ही विल सी हिज फादर, ही विल स्टॉप स्मोकिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की एरर है, तो ये डबल फ्यूचर की एरर है। मैंने आपसे कहा कि एज सून एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होगा, तो ये विल सी नहीं होगा। अब चूंकि ही है तो यहाँ पर मैं जो क्या करना पड़ेगा, सीज। अगर और कोई सब्जेक्ट होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, दे होता, तो वर्ब में एस नहीं लगती। तो एज सून एज ही सीज हिज फादर ही विल स्टॉप स्मोकिंग। इसके अलावा दूसरा जो इसमें खास बात है वो ये आप देखिएगा कि जो कभी कभी ये बीच में भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेकंड सेंटेंस को हम पहले लिख दें, ही विल स्टॉप स्मोकिंग, एज सून एज ही सीज हिज फादर। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। यूजुअली हम एज सून एज से सेंटेंस को बिगिन करते हैं, लेकिन अगर एज सून एज, अगर सेकंड सेंटेंस को पहले लिख दें और एज सून एज के साथ फर्स्ट सेंटेंस बाद में लिख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एनडीए में भी एक बार आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। दूसरी बात देखिए, जो एज सून एज के साथ एरर आती है वो कई बार होता है कि शुरू में एज सून लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है कि एज सून कोई कनेक्टर नहीं है। लाइक एग्जाम्पल हो सकता है एज सून ही सॉ हिज फादर ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो इसमें एरर क्या है, एज सून नहीं, एज सून एज ही सॉ हिज फादर। कभी कभी इसको ये इनकरेक्ट में एज सूनर लिख देते हैं, एज सूनर एज, तो अगेन ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये गलत है, एज सूनर एज नहीं होता है, एज सून एज होता है। तो ये एरर है। और पास्ट में आप याद रखिएगा कि पास्ट में दोनों ही जो पार्ट हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के रहते हैं, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा इसमें कोई भी टेंस। जो दोनों टेंस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के रहेंगे। दूसरा कंजंक्शन हम डिस्कस करते हैं, वो है नो सूनर।
इसके बाद कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम यूज़ करते हैं देन, THAN। कभी कभी ये एरर हो जाती है कि देन की स्पेलिंग THEN होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि नो सूनर के साथ जो देन होता है वो THAN देन है। और अगर आप भूल जाएं तो ये सूनर जो है वो कंपैरेटिव वर्ड है, और कंपैरेटिव वर्ड के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, देन है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहली बात है कि इस कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट। इस कंजंक्शन को आप या तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं या पास्ट टेंस में यूज करते हैं। नो सूनर को हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा, ये पहली बात है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है नो सूनर। अगर हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर हम पास्ट टेंस में जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि डिड लगा सकते हैं या हैड लगा सकते हैं। फिर हम पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट, पहली वर्ब, पहला ऑब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे देन। फिर हम दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरी वर्ब लिखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये डू डस को देख लेते हैं। क्योंकि हम नो सूनर को नो सूनर को हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, इसलिए नो सूनर का के बाद डू डस का आना पॉसिबल है। ये स्ट्रक्चर बहुत कम दिखता है। आप 40-50 सेंटेंस देखते हैं तो कोई आपको नो सूनर का के साथ डू डस का दिखेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो जब भी दिखेगा वो करेक्ट होगा, वो इनकरेक्ट नहीं होगा। अगर आप पास्ट में जाते हैं तो आप डिड लगा सकते हैं या हैड लगा सकते हैं, यानी कि नो सूनर के साथ आप पास्ट टेंस में आपको 2 टेंस ऑप्शन मिल जाते हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट को भी यूज कर सकते हैं अगर आप डिड लगाएं, और आप हैड को यूज कर सकते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है, ये अगर मैं कहूं तो ये पहली एरर यहां पे बनती है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज दी। जैसे सेंटेंस बोल दिया नो सूनर ही सॉ, तो नो सूनर ही सॉ या ही सीज नहीं होगा। नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। या तो आप लिखें नो सूनर डज ही सी, या आपको लिखना पड़ेगा डिड ही सी, या आप लिखेंगे हैड ही सीन। ओके, तो सबसे पहले आप नो सूनर में ये देख लीजिए कि नो सूनर के इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप वर्ब पे देखिए, यहाँ सेकेंड एरर की आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है। आपने डिड लगाया या हैड लगाया। अगर आपने डिड लगाया है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, हैड लगाया है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन कई बार डिड लगाने के बाद भी यहाँ सेकंड फॉर्म दे देते हैं। लाइक वो बोलता है नो सूनर डिड ही सॉ हिज फादर, तो डिड ही सॉ नहीं होगा, डिड ही सी होगा। या लिख दिया हैड ही सॉ, तो हैड ही सॉ नहीं होगा, हैड ही सीन होगा। तो इस एरर को देख लीजिए यहाँ पे वर्ब प्रॉपर है कि नहीं है। अगर ये सही है तो मोस्ट लाइकलीहुड में तीसरी एरर देन पे होती है। ये थर्ड एरर है, देन की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, THEN कर देते हैं। तो इसमें क्या है, देन लिख देते हैं, ये गलत है। इसकी जगह पे व्हेन लिख देते हैं, वो भी गलत है। या कोई नहीं लगाते, सिर्फ कॉमा लगा देते हैं, तो यहाँ पे कॉमा भी आप नहीं लगा सकते, आपको THEN देन लिखना पड़ेगा। तो ये आपके साथ नो सूनर के साथ थी। अब इसके साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या नो सूनर के साथ कभी वॉज वर आ सकता है। मोस्टली लगता है कि नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नो सूनर के साथ आप वॉज वर का भी यूज कर सकते हैं अगर फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जैसे नो सूनर वॉज ही गिवन मनी, then he spent it। अब अगर कोई भी स्टूडेंट जो नया है, बिगनिंग में है, उसको जैसे ही नो सूनर के बाद वॉज दिखता है तो उसको लगता है कि यहाँ पर एरर है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस आपका नो एरर है। ये नो एरर है।
देखिए नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आने का कोई अलग रीज़न नहीं होता है, एक इंग्लिश में रूल होता है इन्वर्जन। वो कहता है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को निगेटिव वर्ड से चालू करें, निगेटिव एडवर्ब से एक्चुअली अगर हम चालू करें कोई भी सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की सब्जेक्ट के पहले आती है। अब यहां सेंटेंस क्या था, ही वॉज गिवन मनी, ये पैसिव वॉइस है। वी गेव हिम मनी, ये एक्टिव वॉइस है। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में लेंगे तो नो सूनर डिड वी गिव मनी, इट शुड बी देयर। लेकिन अगर शुरुआत का ही सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो सिर्फ इस रूल पे ऊपर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बिगिनिंग निगेटिव एडवर्ब की है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। उस हिसाब से ये वॉज पहले आया है और ये सही है। दूसरी इसमें एक और बात आप सीख सकते हैं, देखिए ये बहुत रेयर है, मतलब आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी है कि अगर आप इस सेंटेंस को सब्जेक्ट से चालू करते हैं तो ये चालू हो सकता है। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, नो सूनर होगा, और बाकी सेंटेंस एज इट इज चलता आएगा, देन की तरफ से और आगे लग के दूसरा सेंटेंस चला जाएगा। मतलब एक ये रेगुलर सेंटेंस की तरह से बिहेव करता है। इसका सरल एग्जांपल पहले समझिए, जैसे मैंने बोला मैं कभी देर से नहीं आता। अब नॉर्मल इंग्लिश में बोलूँगा आई नेवर कम लेट, तो नेवर जो है वो जैसे आना है वैसे आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ नेवर डू आई कम लेट, तो अब यहाँ पर क्या इन्वर्जन है, तो वही हेल्प आप नो सूनर के साथ है, नो सूनर डिड ही सी हिज फादर, या आप बोले ही नो सूनर सॉ हिज फादर। ठीक है, ये बहुत रेयर है, आपको जस्ट अपने दिमाग के बैक ऑफ माइंड में ये रखना है कि हाँ नो सूनर सेंटेंस के बीच में जा सकता है, और अगर जाएगा तो फिर वो मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। जैसा एक नॉर्मल निगेटिव एडवर्ब्स आते हैं कि आई नेवर गो, ठीक है, या नेवर डू आई गो। तो हालांकि यही स्ट्रक्चर ज़्यादा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर ही पॉपुलर है और मोस्टली इसी से आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये भी सही है और एक आध बार एडवांस में मेंस में जो है वो सवाल आ जाते हैं, तो उनको भी आपको ये याद रखना है कि नो सूनर से बिगिन हो सकता है, ये तो बोलो ठीक है। उसके बाद डू डज, या पहली बात तो ये याद रखिए कि डू डज भी आ सकता है। यूजुअली स्टूडेंट याद रखते हैं कि डिड हैड ही आएगा, नहीं डू डज भी आ सकता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वॉज वर्ब भी आ सकता है या इज एम आर भी आ सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये है कि बहुत रेयर केस में जो मैंने आपको बताया कि नो सूनर को आप सेंटेंस के अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो ये तीन बातें आपको नो सूनर के साथ याद रखनी है। अगला देखते हैं, तीसरा कंजंक्शन जो है वो है हार्डली। हार्डली के साथ देखते हैं, इसके साथ व्हेन आता है, या एक और ऑप्शन भी है बिफोर भी आता है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। हार्डली कैन बी यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको पहले से कहा था कि टेंसेस के साथ जो है वो आपको कंजंक्शन के साथ टेंसेस की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आपने पहले देखा कि एज सून एज जो है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज हुआ, नो सूनर को प्रेजेंट और पास्ट में यूज किया, और ये भी देखिएगा कि नो सूनर पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में भी करेक्ट रहता है और पास्ट परफेक्ट में भी करेक्ट रहता है। लेकिन जो हार्डली है वो सिर्फ पास्ट टेंस में काम करता है। कैसे हार्डली से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम यूज करते हैं हार्डली, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी कि हैड, फिर पहला सब्जेक्ट लिखते हैं, पहली वर्ब लिखते हैं, पहला ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम व्हेन लगाते हैं। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस पूरा लिखते हैं यानी दूसरा सब्जेक्ट लिखा, दूसरी वर्ब लिखी और दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस पे गौर करना है। सबसे पहले तो यहीं से एरर आती है।
देखिए एज सून एज में जो एज सून एज है वो हमेशा ही सब्जेक्ट के पहले आता है। आप लिखेंगे एज सून एज ही, आप कभी नहीं लिख सकते ही एज सून एज, ठीक है। नो सूनर में 99% कह लीजिए कि नो सूनर पहले ही आता है, नो सूनर डिड ही, ठीक है, ये करेक्ट है कि ही नो सूनर भी हो सकता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको एक आध बार जब आप पढ़ेंगे तो एक आध जगह मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो जब मिलेगा तो वो सही होगा। लेकिन हार्डली का सेंटेंस के अंदर जाना एक कॉमन चीज होती है। तो ये स्ट्रक्चर हार्डली हैड सब्जेक्ट, ये ऐसे भी आ सकता है कि आप सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, प्लस आप हैड लिखिए, प्लस हार्डली लिखिए, प्लस पहली वर्ब लिखिए, पहला ऑब्जेक्ट लिखिए, व्हेन लगाइए, सेकेंड सब्जेक्ट लिखिए, सेकेंड वर्ब लिखिए और सेकेंड ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो इक्वली करेक्ट है और इक्वली यूज्ड है। आपको हार्डली के 10 में से 5 सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे मिलेंगे, तो 5 सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे भी मिलेंगे जहां हार्डली को आप सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं। तो देखिए पहले एरर कैसे आती है, जैसे ये दे दिया हार्डली ही हैड सीन हिज फादर व्हेन he stopped smoking। अब देखिए एरर यहां पे हार्डली ही हैड सीन, क्या होना चाहिए, ही हैड नहीं होना चाहिए, हैड ही। हार्डली निगेटिव एडवर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, तो ही हैड गलत है। जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हैड ही। दूसरा है क्या है, ही हार्डली हैड सीन। अब यहां पर बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज चला आ रहा है, सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो हार्डली हैड नहीं, ये गलत है, हैड हार्डली। आप पीछे से देखिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप हार्डली के साथ हैड का यूज करते हैं तो हैड सेकंड वर्ड रहता है, ये बेसिकली याद रखिएगा। चाहे सब्जेक्ट पहले लिखिए और चाहे हार्डली पहले लिखिए, जो सेकंड वर्ड है वो आपका हैड रहता है। ये पहली एरर आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये देखिए हैड जो है ये सेकंड वर्ड ही होगा, ठीक है। हैड जो है वो हमेशा आपको सेकंड वर्ड के रूप में दिखेगा, चाहे आप हार्डली से स्ट्रक्चर चालू कर रहे हैं और चाहे हैड से चालू कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये सही है तो क्या एरर होगी, तो आपको ये देखना है कि ये वर्ब, इस वर्ब को देख लीजिए, यहाँ गलती की गुंजाइश रहती है कि हैड लगा हुआ है और वर्ब को सी कर दिया या सॉ कर दिया, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म की वर्ब आएगी। अगर ये सही है तो आप यहाँ पर व्हेन देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं सही है। व्हेन की जगह देन लिख देते हैं, दैन लिख देते हैं, तो वो जो है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो सकते हैं। बस एक ऑप्शन है कि कुछ बुक्स जो हैं वो ये भी लिखती हैं कि व्हेन की जगह बिफोर को यूज़ किया जा सकता है। ये बस आप याद रखिए कि हाँ अगर बिफोर है तो मुझे नो एरर करना है, लेकिन अपनी कलम से आप यूज़ मत करिए, बहुत ही कम यूज़ होता है। एकेडमिक बुक्स में तो लगभग ना के बराबर ही लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये कंपटीशन की किताबें लिखती हैं, कुछ इंग्लिश बुक्स भी लिखती हैं कि व्हेन की जगह बिफोर यूज़ कर सकते हैं। तो आप जस्ट एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर बिफोर है तो वो नो एरर होगा, अदरवाइज ये जल्दी जल्दी आपको मिलेगा नहीं, ये व्हेन ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बिफोर है तो बिफोर को भी आप नो एरर में ही काउंट करेंगे। बिफोर का भी यूज़ जो है वो करेक्ट है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो पास्ट में यूज़ होता है तो ये याद रख लीजिए कि हार्डली हैड, यानी हार्डली के साथ आप सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को अपन लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप तीनों कंजंक्शंस को एक बार देख लीजिए। एज सून एज है, एज सून एज के साथ हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनाते हैं सेंटेंस।
अगला है नो सूनर। नो सूनर के साथ प्रेजेंट और पास्ट में बनाते हैं, फ्यूचर में नहीं बनाते। और नो सूनर में जो पास्ट टेंस है उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड को भी यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड को भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कंजंक्शन सेम का है, वो है हार्डली का। हार्डली के साथ हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही सेंटेंस बनाते हैं और पास्ट में भी पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस को नहीं लगाते हैं, सिर्फ पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। इन तीनों में एक और कॉमन बात है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों ही कंजंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो बेसिकली यूज़ कब करते हैं, जब टाइम गैप बिटवीन टू इवेंट इज, टाइम गैप बिटवीन टू इवेंट्स इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, दो घटनाओं के बीच में समय अंतराल लगभग ना के बराबर हो तो वो सेंटेंस एज सून एज से भी बन जाते हैं, वही सेंटेंस नो सूनर से बनते हैं और वही हार्डली से भी बनते हैं। कोई अलग से नो सूनर और हार्डली के सेंटेंस नहीं होते हैं। जब वो एज सून एज से बनेंगे तो उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे या पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, अफर्मेटिव कहेंगे। और जब आप उन्हीं सेंटेंसेस को नो सूनर से बनाएंगे या हार्डली से बनाएंगे तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये आगे जाकर के कुछ एग्जाम्स में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो ये याद रखिएगा कि अगर हार्डली या नो सूनर का कोई सेंटेंस है और उसका अफर्मेटिव पूछा गया है तो आप देख लीजिए एज सून एज से जो बना हुआ है, या एज सून एज से कोई सेंटेंस दिया गया है और उसको बोला गया है निगेटिव बनाइए, तो आप एज पर गिवन ऑप्शन या एज पर चॉइस नो सूनर को यूज़ कर सकते हैं या हार्डली को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस जो है वो निगेटिव हो जाएंगे। अगला कंजंक्शन हम देखते हैं लेस्ट। लेस्ट के बाद कनेक्टिंग वर्ड के रूप में शुड आता है। कब इसको यूज करते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए इसकी स्थिति होती है कि व्हेन ए वार्निंग इज गिवन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ not following the warning is also given। ये आप एक जनरल बात है, अभी इसका डायरेक्ट कोई कंपटीशन से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बेसिक समझ लीजिए कि दिस कंजंक्शन इज यूज्ड टू एक्सटेंड अ वार्निंग when consequence of not following the warning is also given। यानी ये कंजंक्शन आप तब यूज़ करेंगे जब शुरू में किसी तरह की कोई वार्निंग यानी चेतावनी दी है और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में चेतावनी न मानने का परिणाम दिया गया हो। जैसे संभल के चलो नहीं तो ऐसे तुम गिर जाओगे, या संभल के चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो संभल के चलो क्या है, एक चेतावनी है। गिर जाओगे क्या है, चेतावनी ना मानने का परिणाम है। ध्यान से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, या ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ध्यान से पढ़ो क्या, एक चेतावनी है। फेल हो जाओगे कब आएगा, जब चेतावनी पे ध्यान नहीं दोगे। तो वार्निंग और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग द वार्निंग दिया हो तो लेस शुड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं वार्निंग, फिर हम लिखते हैं लेस्ट, फिर यू लिखते हैं। आमतौर पे अगर यू नहीं अवेलेबल, कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसको जरा भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। फिर शुड लिखते हैं और फिर जो भी वर्ब होती है वो वर्ब आ जाती है जो कि कॉन्सिक्वेंस को आपके बता रही होती है। देखिए यहाँ पे यू मोस्टली जैसे आप हिंदी से चलते हैं तो उसमें तुम शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैं अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हिंदी में तो इंग्लिश में यू आएगा। जैसे संभल के चलो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो कई बार इसमें हम तुम नहीं लगाते, लेकिन फिर इंग्लिश बनाते समय आपको इसमें यू लगाना पड़ेगा। रीड प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल।
अच्छा, अगर कोई सब्जेक्ट दिया है तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे संभल के इस्तेमाल करें, कहीं ऐसा ना हो कि मशीन खराब हो जाए, तो वहाँ ये सब्जेक्ट दिस मशीन आ जाएगा। तो अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू रहता है, अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, दो बातें इसके साथ इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहला क्या है कि लेस्ट इज फॉलोड बाई शुड, तो लेस्ट के बाद शुड आएगा, ये है। इसकी जगह मे आ जाए, माइट आ जाए, या विल आ जाए, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो इनकरेक्ट मानी जाती है। मे, माइट, विल। यहाँ शुड जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, इसकी जगह पर कोई दूसरी वर्ब नहीं आ सकती, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, लेस्ट इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो आगे सेंटेंस में नॉट को आप यूज नहीं कर सकते। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। लेस्ट लगा है तो पहले तो देख लीजिए शुड लगा है कि नहीं लगा है, अगर नहीं लगा है तो वहीं पर एरर है। और दूसरी बात ये देख लीजिए कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे नॉट लिखा है, अगर नॉट लिखा है तो नॉट को भी गलत आप बताएंगे। एक लास्ट में चीज है, लेस के साथ अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करें तो कुछ किताबें लिखती हैं कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक 13 या 14 में CGL मेंस में सवाल आया था, कुछ इस टाइप का था, जैसे वॉक केयरफुली, लेस्ट यू फॉल। ये अंडरलाइन पोर्शन था, नीचे 4 ऑप्शन थे। हर स्टूडेंट ढूंढ रहा था कि इसमें कहीं लिखें यू शुड फॉल आ जाए, और वो कहीं पर भी नहीं था, और लास्ट में नो इम्प्रूवमेंट था, और ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट में ही गया था। ये आप भी ध्यान रखिएगा, ये बुक्स लिखती हैं। बहुत ज़्यादा किताबें तो इस बात के बारे में नहीं लिखती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी इंग्लिश की 1-2 बुक्स में लिखा है कि अगर आपको कोई यहाँ पे वर्ब यूज़ करनी है तो वो शुड होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई वर्ब भी ना यूज़ की जाए तो भी ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट माना जाएगा। ऐसा चूंकि इंग्लिश की 1-2 किताबें लिखती हैं, हालांकि वो आप 10 किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक मिलेगी, और एक में भी आपका उस लाइन पर नज़र जाती है या नहीं जाती है, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन ये सवाल आ चुका है, आज भी आप किसी किताब में उठा के देखें तो अधिकतर पीछे यही आंसर में लिखा रहता है कि ये सेंटेंस क्वेश्चन ही गलत आ गया। ये क्वेश्चन नहीं गलत है, बिल्कुल साफ साफ बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लिखे तो भी ये सही है। तो इसको आप बस जस्ट बैक ऑफ माइंड में डालें कि अगर ऐसी सिचुएशन आप दोबारा कन्फ्रंट करते हैं, दोबारा फेस करते हैं, तो ये नो इम्प्रूवमेंट में ही जाएगा। अगला कंजंक्शन हम लोग देखते हैं वो है एज इफ या एज दो। एज इफ या एज दो, ठीक है। देखिए, एज इफ जब आप यूज करते हैं तो इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस होगा, जहां जहां एज इफ लगता है वहां पर एज दो लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आप उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ज़्यादातर हम लोग एज इफ से ही सेंटेंस बनाते हैं तो मैं एज इफ लिख रहा हूँ। तो जितनी बार एज इफ लगा है उतनी जगह आप एज दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एज इफ के पहले या तो प्रेजेंट टेंस होगा या एज इफ के पहले पास्ट टेंस होता है, ठीक है। एज इफ के पहले प्रेजेंट टेंस है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख करके देखिए, चाहे कोई भी अगर आपको इज, एम, आर या वॉज लिखना है तो सिर्फ वर ही यहाँ पे करेक्ट होता है। अगर एज इफ के पहले प्रेजेंट टेंस है तो एज इफ के बाद सब्जेक्ट लिख करके वर आता है। ये इंग्लिश के कुछ सर्टेन केसेस हैं वेयर वर्ब डज नॉट एग्री टू सब्जेक्ट। मोस्टली जब से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं या पढ़ाना चालू करते हैं, शुरू से यही बताते हैं कि वर्ब एग्री टू इट्स सब्जेक्ट इन नंबर पर्सन। लेकिन यहाँ पर एक ये रेयर केस है जहाँ पर वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर से एग्री नहीं करती है। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो वर लगेगा, अगर पास्ट टेंस है तो ये वर भी सही है, वर भी सही है पास्ट टेंस के केस में, लेकिन इस केस में लोग हैड बीन का भी यूज कर देते हैं, तो वो दोनों सही हैं। वर भी सही है अगर एज इफ के पहले
प्रेजेंट टेंस है। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, शी बिहेव्स एज इफ शी, मान लीजिए पेपर में आ गया इज मैड। अब शी इज मैड आया तो पहले आपने देखा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर इज एम आर या वॉज वर कुछ नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, सिर्फ होगा शी वर मैड। अगर यही पास्ट टेंस में होता, शी बिहेव्ड एज इफ, तो शी, अब यहां पर आप वर्ब भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आप पास्ट लगा चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगा चुके हैं, तो वर्ब भी लिख सकते हैं, और सेकंड अल्टरनेटिव हैड बीन भी हो सकता है। तो दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर या हैड बीन मैड। क्लियर? आगे देखते हैं इसी में। अगर नॉर्मल कोई केस है, नॉर्मल वर्ब आती है और एज इफ का केस है, तो आप वर्ब की यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं। अगर पहले प्रेजेंट टेंस है और अगर पहले पास्ट टेंस है, तो एज इफ के बाद सब्जेक्ट लिख करके फिर वही बात है, सेकंड फॉर्म भी काम करती है, और आप चाहें तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे शी प्रिटेंडेड, शी प्रिटेंडेड एज इफ शी न्यू मी। अब ये देखिए सेकंड फॉर्म लग गई। यहां पर क्या है, प्रिटेंडेड है। अगर आप चाहें, अगर प्रिटेंड्स होता तो न्यू भी सही थी, अगर प्रिटेंडेड है तो न्यू भी हो सकती है, और अगर आप चाहें तो यहां पर अगर हैड नो न्यू नोन भी लिखा है तो भी कोई गलत नहीं है। तो एज इफ के पहले अगर पास्ट टेंस का ये एग्जांपल आ गया, अगर प्रेजेंट है मैं बोल देता हूं शी प्रिटेंड्स, तो एज इफ शी न्यू मी, नोज मी नहीं होगा। अगर पास्ट टेंस में जा रहे हैं प्रिटेंडेड, तो न्यू भी करेक्ट है और हैड नोन भी करेक्ट है। इसमें एक आप कंपटीशन के हिसाब से बात और ऐड कर लें। देखिए एज इफ को हम बेसिकली यूज करते हैं इन टू शो ए सेंस ऑफ प्रिटेंस। किसी तरह का नाटक या किसी तरह के बहानेबाजी के लिए हम एज इफ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी एज इफ से रियलिटी भी शो होती है। तो ये बुक्स लिखती हैं कि अगर एज इफ से रियलिटी आ रही है तो जो पीछे के नियम बताएं उनकी जरूरत नहीं है, उस केस में प्रेजेंट टेंस का भी एज इफ के बाद इस्तेमाल सही है। जैसे शी लुक्स एज इफ शी इज इल। ये सेंटेंस नो एरर है, ये खाली एक्स्ट्रा बात है जो आपको एज इफ के साथ है। ये आपको बहुत शुरुआती स्तर में रेगुलर बुक्स में नहीं मिलती है, आपको जब थोड़ा डीप पढ़ते हैं तभी आपको ये बात आगे मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है कि ये अगर ये एज इफ के पहले लुक, सीम या अपीयर जैसी कोई वर्ब आ रही है, लुक, सीम या अपीयर, ऐसी कोई वर्ब आ रही है तो एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस आ रहा है। यहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि नाटक कर रही, वो ऐसा दिखता है, दिखती है मानो वो बीमार है, और कहना यह चाहता है कि वो वाकई बीमार है। अगर यहां पर मैं कह दूंगा शी लुक्स एज इफ शी वर इल, तो यहां मतलब हो जाएगा कि वो दिखाती है कि वो बीमार है, बट एग्जैक्टली वो बीमार नहीं है। लेकिन अगर ये लिख दें कि शी लुक्स एज इफ शी इज, तो मतलब वो दिख रही है, बीमार दिख रही है, और एग्जैक्टली वो बीमार ही है। तो अब कैसे पता करेंगे, तो बस यही तीन वर्ब आप याद रख लीजिए कि लुक, एज इफ के पहले अगर लुक, सीम या अपीयर, तीनों का एक ही मतलब है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर इनमें से कोई वर्ब है तो एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस के भी इस्तेमाल से कोई परहेज नहीं है। बुक्स लिखती हैं, प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो अगर ये सिचुएशन आती है तो आप इसको नो एरर ही करेंगे। अगला कंजंक्शन देखें, सच। सच के बाद हम दो वर्ड यूज करते हैं, सच एज या सच दैट।
सच एज या सच दैट। ठीक है, तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बात जो आपको ये बेसिक याद रखनी है कि सच के बाद सेकंड वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड है वो एज होगा या दैट होगा, इसमें हु या विच कभी नहीं आएगा, ये दोनों गलत होंगे। या इसके अलावा कोई भी और भी वर्ड एज अ कनेक्टर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। सच के बाद या तो आप एज को एक्सेप्ट करते हैं या दैट को एक्सेप्ट करते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ये आया, सेंटेंस लेते हैं, अवॉइड सच स्टूडेंट्स who are bad। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस ले लें, तो सबसे पहले आपने देखा कि सच है और उसके बाद हु लगा है, तो ये हु गलत है। अब सवाल आता है कि एज लगाएं या दैट लगाएं, तो इसमें दो बातें काम करती हैं। अगर नेक्स्ट वर्ड वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे वर्ब है, तो एज लगेगा, एक तो ये है। ठीक है, आप मीनिंग भी देखिए, ऐसे स्टूडेंट से बचिए जो बुरे हैं। तो यहाँ पे ये भी कई बार जो बुक्स थोड़ा हिंदी को लेकर के चलती हैं वो कहती हैं जो करके अगर आता है तो आप एज लगाइए। वैसे ये भी एक रूल बहुत है कि अगर अगला वर्ड वर्ब है तो आप एज लगा सकते हैं, एज लग जाएगा। दूसरा देखते हैं, देखिए, such were her ambitions, such were her ambitions ठीक है, that nothing could satisfy her। तो ऐसी थी उसकी इच्छाएं, सच फॉर हर एम्बिशंस दैट नथिंग कुड सेटिस्फाई हर, कि उसे कोई भी चीज़ संतोष नहीं दे पाई। तो एक तो यहाँ पे देखिए कि मीनिंग क्या आ रहा है, की का आ रहा है, ये दैट सही है, तो अगर जो जैसा का आता है तो की का आएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट वर्ब नहीं आई है, यहाँ पर एक प्रोनाउन आया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है नथिंग। ठीक है, तो वर्ब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वर्ब लगी है तो आपको एज लगाना है, वर्ब नहीं है तो दैट लगाना है। एक आध और एक्सेप्शंस आते हैं, उनको भी हम लोग अभी हैंडल करते हैं। एक ये सेंटेंस देख लीजिए, जैसे मैंने बोला, शी इज सच ए गर्ल एज आई थॉट। अब देखिए, यहां पर भी एज का प्रयोग सही है, लेकिन ये सब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये खाली एक एक्सेप्शन में है। जब किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर आप फोकस करें, वो ऐसी लड़की है जैसा, मैंने मीनिंग से तो जैसा आ गया, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसा जैसी आता है तो आपका एज का मीनिंग ज़्यादा, एज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्लस वर्ब आती है तो एज कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब नहीं है और किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस कर रहा है तो ये एज आ जाएगा। ये इसी टाइप के, ये एक ऐसा संस्थान है जैसा मैंने सोचा, या ऐसा संस्थान है जैसा मैंने नहीं सोचा, तुम ऐसे लड़के हो जैसा मैंने सोचा था, या तुम ऐसे लड़के हो जैसा मैंने नहीं सोचा था, इस टाइप का कोई भी है तो वो एज आएगा। इसी पैरेलल में आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दो स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा जो कि आपको सच एज और सच दैट में हेल्प करेंगे। अगला कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इफ। इफ के साथ हम देखते हैं तो इफ के साथ चार कंडीशंस बनती हैं। पहली है प्रेजेंट कंडीशन। इफ के साथ प्रेजेंट कंडीशन हम जब यूज करते हैं तो
एक ऐसी बात लेते हैं जो जनरली ट्रू रहती है, और इसमें क्या होता है कि इफ के साथ हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, और दूसरे स्ट्रक्चर में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। इफ के साथ जब हम प्रेजेंट कंडीशन बनाते हैं तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। ये एक जर्नल होती है, जैसे इफ यू वर्क यू पास, जैसे ये और ले लें, इफ शी कम्स शी यूजुअली ब्रिंग समथिंग टू ईट। तो ये स्ट्रक्चर है, इफ शी कम्स शी यूजुअली ब्रिंग समथिंग टू ईट। तो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसे हम प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं और कुछ किताबें इसको जीरो कंडीशन भी कहती हैं। ठीक है, लाइक इफ वी बाथ वी फील फ्रेश, तो ये भी एक जर्नल स्टेटमेंट है, वो इसमें आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, सेकेंड कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंडीशन। और इसको, वो जीरो कंडीशन थी तो इसका दूसरा नाम जो है वो फर्स्ट कंडीशन भी है। इसमें हम इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। इफ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। ये पेपर में आता है, आपको ये याद रखना है कि इफ के साथ फ्यूचर टेंस को यूज नहीं किया जाता, इफ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं किया जाता। ये एक्चुअली कोई यहाँ का स्पेसिफिक रूल नहीं है, एक जनरल रूल है, फ्यूचर डज नॉट फॉलो फ्यूचर। आप हमेशा याद रखिए, एक फुल स्टॉप के अंदर दो विल या दो शैल गलत होते हैं। अक्सर ऐसा होने पर जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ विल या शैल है वो ड्रॉप होता है। तो इसकी एक एरर भी देख लेते हैं साथ में, जैसे इफ यू विल कम आई शैल टीच यू। तो इफ के साथ अगर सेकंड पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का दिख रहा है तो फर्स्ट पार्ट किसका दिखेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इफ यू विल कम नहीं होगा, विल यहां से ड्रॉप हो जाएगा। इफ यू कम, अगर ये ही शी होता, इट होता तो कम में कम्स हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये और याद है, इसमें कोई कनेक्टिंग वर्ड इसमें भी नहीं लगता। देन लोग बहुत लगाते हैं, तो इफ के साथ अगले पार्ट को स्टार्ट करने के बीच में आपको देन या व्हेन लगा हो तो वो भी एरर में काउंट हो जाएगा। तीसरा है पास्ट कंडीशन। या इसको आप सेकेंड कंडीशन भी बोलते हैं। हमने जीरो से चालू किया था तो ये थर्ड हो गई, तो एक्चुअली जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन। ये बताता है कि इफ के साथ अगर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, इफ के साथ अगर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखने के बाद वुड लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं तो अगला पार्ट में सब्जेक्ट लगा करके वुड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड कॉल हिम।
अगर मैं उसका नंबर जानता, मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे कॉल कर देता। तो इफ़ आई न्यू हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। तो इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड पार्ट में वुड कॉल यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर आई हुई है। तो ये इफ़ के साथ सेकंड कंडीशन है। अगला देखिए, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। या इसको थर्ड कंडीशन भी कहते हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट, इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है और ये सबसे ज़्यादा आती है। देखिए इफ़ के साथ पहली जो सबसे ज़्यादा एरर होती है वो इफ़ क्लॉज में विल या शैल का यूज़ होता है। इफ़ यू विल कम, इफ़ आई शैल टीच यू, कुछ भी है तो इफ़ के साथ विल या शैल नहीं यूज़ होगा, आगे चाहे फ्यूचर लगा हो और चाहे ना लगा हो। तो इफ़ के साथ विल या शैल प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है। तो इफ़ के साथ विल दिखे तो वहीं पे एरर आ जाएगी। अगर वो नहीं आती तो आने को तो कोई भी आ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। इसमें तरीका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। जो इफ़ क्लॉज है उसमें जो पास्ट का सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगले पार्ट में जो आपको ध्यान रखना है वो सब्जेक्ट लिख करके, वुड हैव लिख करके, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मटेरियल है वो चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have passed the exam। ठीक, if you had worked hard you would have passed the exam। अब ये देखिए इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और अगले हिस्से में क्या है, वुड हैव के साथ वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म आ गई है। अब देखिए इसमें क्या वेरिएशन है। ये स्ट्रक्चर अगर मैं इस तरह से लिखूं तो भी ये 100% करेक्ट है कि आप पहले हैड लिख लें, फिर सब्जेक्ट लिखें, प्लस थर्ड फॉर्म लिखें, प्लस ऑब्जेक्ट लिखें जो कुछ भी है पहले सेंटेंस का, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखें और वुड हैव लगाएं। और प्लस आगे लिखते हैं। जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड लेते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, आगे का वो स्ट्रक्चर है यू वुड हैव पास द एग्जाम। इसको आप और में लिख सकते हैं, आप इसको हैड से चालू कर दीजिए। हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बिगिनिंग हैड से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है। ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव नहीं है। इफ़ की वो क्लॉज जिसमें हैड आता है, आप चाहें तो इफ़ की जगह पर हैड ले आएँ और इफ़ इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा और हैड आएगा और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। इसमें एक और स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है, सेकेंड पार्ट दोनों ही टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है यू वुड हैव पास द एग्जाम, लिख देता हूँ मैं एक बार। ये देखिए
अगर मैं सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को पहले लिख दूं और फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैं बाद में लिख दूं तो भी ये नो एरर रहेगा या सही रहेगा। यू वुड हैव पास द एग्जाम हैड यू वर्कड हार्ड। ये सेम मीनिंग है, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, या यू वुड हैव पास द एग्जाम हैड यू वर्कड हार्ड। या आप पहले वाला स्ट्रक्चर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लाइक इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, इसी को आप लिख सकते हैं यू वुड हैव पास द एग्जाम इफ यू हैड वर्कड हार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज आप और जोड़ सकते हैं, ऐसा बुक्स बोलती हैं कि मेडिकल पॉसिबिलिटीज में, ऐसे सेंटेंस जिसमें मेडिकल पॉसिबिलिटीज है उसमें मेडिकल पॉसिबिलिटीज में वुड हैव की जगह हम कुड हैव को भी यूज करते हैं, या इवन कुड हैव बेटर माना जाता है। जैसे द पेशेंट, यहां देखें, इफ यू हैड ब्रॉट him earlier he could have been saved। तो ये भी कोई गलत स्ट्रक्चर नहीं है। वुड हैव की जगह अगर ये मेडिकल केस है, किसी डॉक्टर का बोला गया सेंटेंस है, तो वुड हैव को कुड हैव से रिप्लेस किया जाता है। जैसे एक स्ट्रक्चर देखिए, हैड यू टेकन मेडिसिन्स you could have been cured। वही बात है, इफ यू हैड टेकन मेडिसिन्स या हैड यू टेकन मेडिसिन्स यू कुड हैव बीन क्योर। तो यहाँ वुड हैव का यूज नहीं हुआ है, यहाँ कुड हैव का यूज हुआ है, क्योंकि बुक्स ऐसा लिखती हैं कि वुड हैव की जगह कुड हैव का आप प्रयोग कर सकते हैं अगर मेडिकल पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है तो। और ये स्ट्रक्चर भी पलट के लिख सकते हैं, यू कुड हैव बीन क्योर्ड हैड यू टेकन मेडिसिन्स या इफ यू हैड टेकन मेडिसिन्स। अगला स्ट्रक्चर लेते हैं अनलेस। देखिए अनलेस का मतलब है इफ नॉट। ठीक है, अगर मैं इफ के साथ कोई निगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, जैसे इफ माई चिल्ड्रन if my children do not complete work I do not allow him to watch टेलीविजन। ये आया, इफ माई चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट वर्क आई डू नॉट अलाउ हिम टू वॉच टेलीविजन। अब इफ आई रिमूव इफ एंड नॉट, इफ एंड नॉट अगर मैं इन दोनों को अगर एक साथ रिमूव करूं तो इनकी जगह पर एक वर्ड आएगा विच विल बी अनलेस। तो ये हो जाएगा अनलेस माई चिल्ड्रन कंप्लीट, और आगे सेंटेंस चला जाएगा कंप्लीट वर्क आई डू नॉट अलाउ हिम टू वॉच टेलीविजन। तो इसमें आपको क्या याद रखना है अनलेस में? एक तो ये बात है कि अनलेस की क्लास इटसेल्फ निगेटिव होती है, अनलेस में तो है। तो जो एरर आती है वो पहली है कि अनलेस के साथ आपको निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, जैसे
unless you do not pay, you will not be allowed to attend the class. Unless you do not pay, you will not be allowed to attend the class. तो यही एरर हो गई, unless you do not pay। तो unless के साथ not नहीं आएगा, पहली बात ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं कि unless की के सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, ये गलत है। unless की क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, ये नॉट थोड़ी ना कटेगा। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे आता कि मान लीजिए ये यहाँ पर तो अगर ये सेंटेंस आता अनलेस यू पे यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास। अब ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस हुआ नो एरर, ये सेंटेंस हुआ नो एरर। लेकिन अब स्टूडेंट्स को एकदम से ये याद रहता है कि सर ने बोला था क्लास में कि अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, तो उसको इस पार्ट में एरर समझ में आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस की क्लॉज में नॉट नहीं रहता है, अनलेस के सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। अनलेस की क्लॉज में नॉट नहीं रहेगा। अनलेस अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो फर्स्ट पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, अगर अनलेस सेंटेंस के बीच में आया है तो सेकेंड पार्ट में नॉट नहीं रहेगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अनलेस की क्लॉज फ्यूचर नहीं होती, यानी अनलेस जैसे अभी आपने पढ़ा था कि इफ के साथ विल या शैल का प्रयोग यूज करना मना है, उसी तरह से आप ये भी याद रखिएगा कि अनलेस के साथ भी विल और शैल का यूज होना मना है। तो अनलेस के साथ भी विल या शैल को यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छा है। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, he cannot pass। मान लीजिए ये सेंटेंस है। अब इसमें भी हम लोग नॉर्मली मान लीजिए इसमें नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 और 4 सेक्शन है, नो एरर। अब बात आती है इसको सही करिए, तो इमीडिएट स्टूडेंट्स के हमेशा दिमाग में आता है कि अनलेस लगा है तो निगेटिव नहीं होगा, यानी ऑप्शन 2 की तरफ एरर जाएगी, डू नॉट या डज नॉट को हटा दीजिए। लेकिन यहाँ से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, आप पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता। अगर आप यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट ही है तो डज नॉट हटाएंगे नहीं, फिर वर्क में वर्क्स भी करना है, तो यहाँ पर जो आपको अनलेस की जगह पर इफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो फर्स्ट कॉलम में आएगी, ना कि सेकंड कॉलम में, क्योंकि अगर आप सेकंड कॉलम में कोई चेंज करते हैं तो नेचुरल है कि आपको थर्ड कॉलम में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। हम वहाँ से एरर सेलेक्ट करते हैं जहाँ से पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो ये बात सही है कि अनलेस के मोस्टली केसेस में आपको नॉट वाला हिस्सा गलत होता है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें अनलेस की जगह भी इफ लगाना पड़े। अगला कंजंक्शन लेते हैं, अनटिल। ये भी काफी कुछ अनटिल भी अनलेस की तरह है, इसके साथ भी 2 रूल तो कॉमन ही रहते हैं। देखिए अनलेस का मतलब क्या था, इफ नॉट यानी अगर हिंदी में बोले तो यदि नहीं, और अनटिल को अगर आप हिंदी में तो तब तक नहीं, जो हिंदी मीनिंग आएगा वो तब तक नहीं आएगा। तो एक तो पहली बात है कि अनटिल की भी क्लॉज नेगेटिव नहीं होगी, क्लॉज विल नॉट बी नेगेटिव। अनटिल की भी क्लॉज जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। जैसे
अनलेस की नहीं थी, वैसे ही अनटिल की, जैसे अनटिल यू डू नॉट कम, तो वो क्लियर है कि डू नॉट हटा दीजिए। दूसरा क्या है, अनटिल की भी क्लॉज फ्यूचर नहीं होगी, क्लॉज विल नॉट बी फ्यूचर। अनटिल की भी क्लॉज जो है वो फ्यूचर टेंस में नहीं जाएगी, इफ क्लॉज भी फ्यूचर टेंस में नहीं जाती, अनलेस की क्लॉज भी फ्यूचर नहीं जाती, और अनटिल की भी क्लॉज जो है वो फ्यूचर में नहीं जाती है। एक जो तीसरी बड़ी चीज इसमें याद रखनी है कि कभी कभी आपको मीनिंग वाइज डिसाइड करना होता है कि अनलेस सही है या अनटिल सही है। सिर्फ ये बात आप एक बार में नहीं डिसाइड कर सकते कि सिर्फ आप ये दो बातें कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, अनलेस के साथ विल नहीं आएगा, या अनटिल के साथ नॉट नहीं आएगा और अनटिल के साथ विल नहीं आएगा। इसके साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनलेस लिखा और आपको मीनिंग अनटिल से मिल रहा हो। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको वो बात समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा आई शैल नॉट अलाउ यू to leave the class unless the teacher comes। अब देखिए, मान लीजिए किसी मॉनिटर के द्वारा बोला गया, क्लास मॉनिटर के द्वारा है बोला गया किसी स्टूडेंट को स्टेटमेंट है कि आई शैल नॉट अलाउ यू टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर कम्स। तो मतलब इफ द टीचर डजंट कम, तो ये तो मीनिंग नहीं है। बाय द टाइम द टीचर डजंट कम, वो समय जब तक अध्यापक नहीं आते हैं तब तक मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो ये अनलेस की जगह पर यहाँ आपको अनटिल लिखना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि अनलेस के साथ अनटिल, अनलेस की जगह भी अनटिल आ सकता है, और हो सकता है मीनिंग ऐसा हो कि अनटिल की जगह भी आपको अनलेस करना पड़े। तो ये एडवांस स्टेज पर दो याद रखिएगा। और लास्ट इसमें ये है अनलेस और अनटिल या अनलेस एंड अनटिल, ये भी कभी कभार यूज़ किए जा सकते हैं, इनका दिया गया है। जैसे अभी पिछला स्टेटमेंट था जैसे अनलेस यू पे, इस एक और होगा, इसी को लें। अगर मैं इस सेंटेंस को लूं कि आई डू नॉट अलाउ माई चिल्ड्रन टू वॉच टेलीविजन, आई डू नॉट अलाउ माई चिल्ड्रन टू वॉच टेलीविजन अनलेस एंड और अनटिल दे कंप्लीट दियर वर्क। तो यहां पर दोनों ही केसेस जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं। यहां पे देखिए, I do not allow my children to watch television unless or until they complete their work। तो ऐसे केस में अनलेस और अनटिल का भी यूज़ होता है, कभी कभी अनलेस एंड अनटिल भी लगा देते हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ऐसे केसेस हैं, ऐसे बुक्स में लिखे हुए हैं एग्जाम्पल कि अगर दोनों का किसी एक ऐसी सिचुएशन, इफ़ दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क बाय द टाइम दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क, तो दोनों ही सिचुएशंस अगर वेरीफाई हो रही हैं तो दोनों कंडीशंस को एंड या और से दोनों कनेक्टर्स को जोड़ करके ये स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। तो जस्ट रिमेंबर कि अनलेस और अनटिल या अनलेस एंड अनटिल इज आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लेते हैं इवन इफ या इवन व्हेन
या इवन दो। इवन इफ, इवन व्हेन या इवन दो। तो इसको आप देख लिए। देखिए एक तो पहली बात ये है कि ये तीनों जो है वो सेम मीनिंग देते हैं। कभी भी आप ये डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास मत भूलिए कि किस सेंटेंस में इवन इफ लगता है, किस में इवन व्हेन लगता है और किस में इवन दो लगता है। जहाँ पर एक लगेगा वहाँ बाकी दो भी लग जाएंगे। एक चीज़, दो चीज़ें याद रखनी है कि आपको इफ वर्सेस इवन इफ में अंतर आना चाहिए। जैसे मैं सेंटेंस रखता हूं आई शैल कम टुमारो, इफ इट रेन्स। अब आप मीनिंग पे जाके देखिए, ये स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं है। मैं कल आऊँगा यदि बारिश होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, चाहे इवन इफ, चाहे बारिश भी क्यों ना हो, तो दिस इज मोर मीनिंगफुल स्टेटमेंट दैन व्हाट इज रिटन हियर। तो यहाँ पर सिर्फ इफ नहीं लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा इवन इफ। और लास्ट इसमें एक बात याद रखिएगा, देखिए कि इवन इफ और इवन, ये दोनों में अंतर देख लीजिए। इवन इफ और इवन, इवन इफ तो कनेक्टर है, इवन एक एडवर्ब है तो उसका यूज है। जैसे शी कांट इवन प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, आई डोंट इवन ओपन योर लेटर। तो इस तरह से इवन का यूज होता है। तो इवन को एडवर्ब में हम लोग कलर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इवन इफ चाहे ऐसा भी क्यों ना हो, और इवन का भी आपने एक दो सेंटेंस देखे हैं, तो आप इन दोनों के बीच में एक अंतर रखिएगा। और यहाँ के साथ हम आज की क्लास आपकी समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके किसी भी प्रकार की समस्या है या सुझाव है या कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसका लिंक वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।